लास्ट में जो लेक्चर था ना वो था चेंज इन मोमेंटम, फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। वो लेक्चर्स हमारे पास थे। यहाँ पर हमारे पास है ना चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 8 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये वर्ड कंजर्वेशन कहते हैं ना कांस्टेंट को। कंजर्वेशन किसे कहा जाता है? कांस्टेंट को। मतलब कहने का ये है कि मोमेंटम कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब मोमेंटम कांस्टेंट। तो पहला सवाल ये है ना कि मोमेंटम चेंज कब होता था? मोमेंटम चेंज कब होता था? जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते थे, एक्सटर्नल अनबैलेंस बॉडी पर फोर्स लगाते थे। जब आप अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगाते थे, किस पर? बॉडी या सिस्टम पर। बॉडी या सिस्टम पर तो मोमेंटम क्या हो जाता था? चेंज हो जाता था। क्यों चेंज होता था? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ जाती थी, इस वजह से आपके पास मोमेंटम चेंज होता था। आज कह रहा आप अगर मोमेंटम को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो क्या क्या कंडीशन है? आज हमारे पास जो टॉपिक है उसी के बारे में है कि मोमेंटम कब कांस्टेंट होगा। तो मैंने लिखा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखें बच्चे, इसके लिए एक कंडीशन है एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स। एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on the system is zero. Acting on the system is zero. The momentum of the system remains constant। अब बात समझे, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा है ना कि अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर न लगे, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर न लगे, मोमेंटम सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब ये है ना कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और सिस्टम का फाइनल मोमेंटम हमेशा के लिए इक्वल होंगे, हमेशा के लिए इक्वल होंगे। आप कहें सर ये जो सिस्टम की बात की है ना, इस सिस्टम का मतलब हमें एग्जांपल दें चंद एक। इस सिस्टम का मतलब, मैं सिस्टम कह रहा हूं, इस सिस्टम का मतलब होता है ना आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। अब बात करते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो समझे कहानी, यहां पर मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये सिस्टम, इस सिस्टम का मतलब होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, द सिस्टम ऑफ बॉडीज या पार्टिकल्स in which external force is less than internal force। क्या कहा मैंने? मैंने कहा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स छोटा होता है और इंटरनल फोर्स ज्यादा होता है। ऐसे सिस्टम का नाम रखा है आइसोलेटेड सिस्टम। एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स समझो, फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स या बॉडीज, पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम। एक्सटर्नल फोर्स क्या मतलब है यहां पर? एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है फोर्स ऑन द सिस्टम बाई आउटसाइड। बाहर से जो सिस्टम पर फोर्स लगती है इसे कहा एक्सटर्नल फोर्स। और जो सिस्टम के अंदर जो बॉडीज है ना, उन बॉडीज के आपस में एक फोर्स लगती है। इन फोर्स का नाम रखा है इंटरनल फोर्स।
एक्सटर्नल फोर्स छोटा हो और इंटरनल फोर्स क्या हो, बड़ा हो, ऐसे सिस्टम का नाम रखा है आइसोलेटेड सिस्टम। या ये भी तो आप कह सकते हैं ना, आइसोलेटेड सिस्टम इज द सिस्टम दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स। मैंने कहा वो सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल फोर्स की कोई मुदाखलत न हो, ऐसे सिस्टम का नाम रखा है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या रखा है, आइसोलेटेड सिस्टम। मैं आपको एग्जांपल दूं इस चीज के बारे में, मैं आपको क्या दूं, एग्जांपल दूं इस चीज के बारे में। जरा देखें, सबसे पहले मेरे पास ये दो बॉडीज हैं, ये मेरे पास दो बॉडीज हैं। अच्छा, ये जाकर इसको हिट लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से छोटे लिखे हैं। अच्छा इधर देखिए, सबसे पहली बात, मेरे पास एक ये बॉडी है, मेरे पास एक ये बॉडी है, ये इस तरह मोशन कर रहा है और ये इसी तरह मोशन कर रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये पार्टिकल्स हैं सिस्टम के। अच्छा, ये आपस में टक्कर मारते हैं तो बाहर वाली फोर्स यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर बाहर इन दो पार्टिकल के लिए एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सी होगी? तो मैं कहूँ ना, फ्रिक्शन भी हो सकता है। एक्सटर्नल फोर्स, अगर यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की बात करें, एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स से आपके पास फ्रिक्शन भी हो सकता है, फ्रिक्शन भी हो सकता है और ग्रेविटी भी। तो ये दो फोर्स हैं जो बाहर लग रही है, बाहर से लग रही है, उन्हें एक्सटर्नल फोर्स कहा है। इंटरनल फोर्स आपके पास, उनकी इंटरनल फोर्स को मैंने आपको पहले भी बोला था, सिस्टम की इंटरनल फोर्स को हम कहेंगे इंपल्सिव फोर्स। क्या कहेंगे? इंपल्सिव फोर्स, इंपल्सिव फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इंपल्सिव फोर्स। तो ये वाला फोर्स स्ट्रांग होता है बनिस्बत बाहर वाली फोर्स की, इसलिए हमने कहा है ये दो बॉडीज एक सिस्टम बना रही है, उस सिस्टम का नाम होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, मैंने क्या लिखा, मैं मिटा रहा हूं फिर से, इधर देखें। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंट कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर लगे तो उनको टोटल करने के बाद उनका असर जीरो हो, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। बॉडी का, सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम था वो फाइनल मोमेंटम होगा, मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगी। मतलब कहने का मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर मैंने कहा यहां सिस्टम की बात हो रही है, तो सिस्टम में कौन सा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम। द सिस्टम ऑफ बॉडीज इन विच एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन इंटरनल फोर्स। फोर्स ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स बाय आउटसाइड। फोर्स बिटवीन पार्टिकल ऑफ सिस्टम, पार्टिकल के बीच में लग रहा है सिस्टम के, ऐसे फोर्स का नाम क्या रखा है? इंटरनल फोर्स। फिर मैंने यहां से एक एग्जांपल दिया है, एक एग्जांपल में एक एग्जांपल में मजीद दूंगा आपको, एक एग्जांपल में आपको मजीद दूंगा कि ऐसे सिस्टम कहां कहां होते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ना एयर इन, नजर आ रहा है कि नहीं? छोटा लिखा है, जरा देखें, जरा देखें। एयर इन बालून, बालून जानते हो ना? बालून जानते हो? ये मेरे पास बालून है, इसमें हवा भर दी है। हवा भरने के बाद एक बात बताओ, यहां पर हवा के पार्टिकल मौजूद है कि नहीं? ये हवा के पार्टिकल आपस में टक्कर मारेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बाहर वाले हवा के पार्टिकल उन पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं। बाहर वाले पार्टिकल की वजह से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स कम है और इंटरनल फोर्स ज्यादा है। समझ आ रही ना? तो ऐसे सिस्टम का नाम क्या रखा है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। एक बात मैं और कर लूं, गन प्लस बुलेट, गन प्लस बुलेट। अब देखिए मेरे पास ये गन है, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक गन है, ये मेरे पास एक गन है और ये गन है और ये इसका बुलेट है। नजर आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये मेरे पास गन है, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक गन है और ये जो मैं बना रहा हूं ये इसके अंदर क्या है? बुलेट है, बुलेट है ना? अच्छा, अब सुने, ये गन और ये बुलेट मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं,
इस सिस्टम का नाम होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आप कहेंगे सर इस पे तो हम एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लगाते हैं ना, तब तो फायर हो जाता है। जब आप यहाँ लगाते हैं तो आपकी एक्सटर्नल फोर्स बहुत ही कम होती है। आपकी छोटी सी इशारे से अंदर ये बुलेट और स्प्रिंग होता है, अंदर बुलेट और स्प्रिंग एक दूसरे को सही हिट लगाते हैं। तो ये बुलेट और स्प्रिंग का जो आपस में फोर्स है ना, दिस इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। तो आप याद रखें, अंदर वाले जो सिस्टम नहीं है, अंदर वाला ये इंटरनल फोर्स ज्यादा होगी और एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी सी होगी। इसलिए हम कहते हैं ये गन और बुलेट भी क्या बनाते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में समझ आई है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। फर्ज करें आप घर में बैठे हुए हैं, एक बाहर का बंदा आपके बैठक में बैठा हुआ है, घर के अंदर लड़ाई हो रही है। अब समझें, बाहर वाला बंदा क्या आपके घर के अंदर घुस के आप लोगों का सुलह करा सकता है या अलग करा सकता है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि बाहर वाले बंदे का काम आपके घर के अंदर नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि हम किसी के घर के अंदर लड़ाई होती है, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अंदर नहीं जा सकते हैं। अंदर उन्होंने जो सिस्टम बनाई है वो सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम, बाहर से किसी का कोई मुदाखलत नहीं होगी। समझ आ रही है ना? तो ये था आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम। अब बात करते हैं कि मोमेंटम कंजर्व होता है जब आप फोर्स नहीं लगाते हैं। ये तो एक वर्बली बातें हैं। मैं इस चीज को प्रूफ करता हूं कि बाहर से जब फोर्स नहीं लगाते हैं ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती है ना, तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। इसकी क्या गारंटी है? हमें इसका मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए। तो जरा देखें, हम प्रूफ करते हैं। अभी हम क्या करते हैं? अभी हम क्या प्रूफ करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूफ करते हैं। आपको पता है एक बात का आपको पता है कि भाई मोमेंटम चेंज कब होता है? पहले ये देखें, कांस्टेंट तो छोड़ो, पहले ये देखें कि मोमेंटम चेंज कब होता है। तो आपने कहा था मोमेंटम चेंज तब होता है जब हम पीछे से सिस्टम पर फोर्स लगाते हैं। अच्छा, इसका मतलब इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, अगर मैं नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं तो मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट। तो इसको जीरो कर दो, शाबाश, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए तब कांस्टेंट रहेगा ना। इसको जीरो कर दिया है, डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा टी इधर डिवाइड में है, इधर आके क्या होगा? जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या रहेगा? जीरो मल्टीप्लाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। ये रहा पूरा जीरो, डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। यहां से मैं ये कह सकता हूं ना कि भाई डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। ये पॉइंट याद रखना है कि जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती सिस्टम पे तो चेंज इन मोमेंटम क्या आता है? जीरो। जब चेंज इन मोमेंटम जीरो आता है तो चेंज इन मोमेंटम होता क्या है? पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू जीरो। यहां से पी एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, पी एफ माइनस पी आई, पी एफ इज इक्वल टू, ये इधर से उधर जाकर प्लस होगा तो पी आई। देखो मैंने जो बात कही थी वो हुई कि नहीं हुई? स्टेटमेंट में कहा था अगर नेट फोर्स नहीं लगती एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल नेट फोर्स जीरो हो तो सिस्टम का मोमेंटम जो स्टार्ट में था वो आखिर में होगा, जो स्टार्ट में था वो आखिर में होगा। देखो प्रूफ करके दिया कि नहीं दिया? ये आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ है। अब बात करते हैं, मैं कुछ एक एग्जांपल देता हूं और इस एग्जांपल से हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझना लाजमी है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? कांस्टेंट। अब सुने कहानी। मोमेंटम का फार्मूला है कि नहीं? P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम वी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है कि मोमेंटम क्या हो? कांस्टेंट। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बोल के आया हूं, जब इक्वल टू के इस साइड पे कोई क्वांटिटी कांस्टेंट होता है तो राइट साइड पे दो क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई में है तो वो आपस में इनवर्स में होंगे। अगर राइट साइड पे दो क्वांटिटी डिवाइड में है तो हमेशा डायरेक्ट में होंगे एक दूसरे के। अब बात समझो, मैं आपसे पूछता हूं कि m और v का क्या रिलेशन है? ये अगर कांस्टेंट है तो m और v का क्या रिलेशन है? तो आप कहेंगे ना सर ये तो इनवर्स में आई है। इनवर्स का मतलब क्या है? इनवर्स का क्या मतलब है? इनवर्स का क्या मतलब है? या ये भी तो कह सकते हो
इन दोनों का मतलब सेम है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि सिस्टम में बॉडी, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उस बॉडी की वेलोसिटी कम होगी। क्या कहा? सिस्टम का मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, जिस बॉडी का, सिस्टम के अंदर बॉडी का मास ज्यादा हो जिस बॉडी का, उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। जिस बॉडी के मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। आप कहें सर ऐसे हमें समझ नहीं आती, हमें एग्जांपल दे। मैं एग्जांपल देता हूं, जरा देखिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं आपको क्या देता हूं? एग्जांपल देता हूं। मैं एग्जांपल क्या दूंगा, जरा देखो। मैं वहीं गन और बुलेट की बात करता हूं, गन और बुलेट की। मैं वहीं गन और बुलेट। अच्छा, एक बात बता दो, यहां पर मेरे पास दो बॉडीज हैं जो सिस्टम बना रही। एक मास ऑफ बुलेट एंड मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ गन। अब कहानी समझो। मैंने कहा एक मेरे पास गन है, एक मेरे पास क्या है? ये इसे मैं कहूंगा मास ऑफ गन। अच्छा, एक अंदर बुलेट है, इसे मैं कहूंगा मास ऑफ बुलेट। समझ आ रही है? अच्छा, अब सुने कहानी समझे। फायर करने के बाद की कहानी समझे। फायर करने के बाद की कहानी समझे। बुलेट आगे मोशन करेगा कि नहीं करेगा? बुलेट आगे मोशन करेगा, और बुलेट का मोशन आगे होगा और गन का मोशन पीछे होगा। देखो फायर करते वक्त, देखो जब आप फायर करते हैं ना तो गन पीछे रिकॉइल हो जाती है, गन पीछे रिकॉइल हो जाती है। अब ये रिकॉइल क्यों होती है? अब सवाल ये पैदा होता है। सुने, मेरी कहानी समझे, मेरी बात समझे। आप मुझे बताओ, आपने फायर जब नहीं किया था, बिफोर फायर को मैं कहूंगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अच्छा, आफ्टर फायर को मैं कहूंगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। आप एक बात बता दो, बेशक गन के पास मास है, बुलेट के पास मास है, लेकिन फायर से पहले दोनों रेस्ट पे थी कि नहीं थी? बोल दे, शाबाश। मैंने कहा गन के पास भी मास है और बुलेट के पास भी मास है, लेकिन फायर से पहले उनकी वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि फायर से पहले वो दोनों किस में है? रेस्ट में। जब वेलोसिटी नहीं है तो बताओ मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम क्या होगा? दोनों का मोमेंटम होगा जीरो, और फायर के बाद दोनों का मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ गन भी होगा प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट भी होगा, मोमेंटम ऑफ गन भी होगा और मोमेंटम ऑफ बुलेट भी होगा, क्योंकि दोनों मोशन कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है ना कि फायर के बाद सिस्टम का नहीं, अब एक एक देखो। फायर के बाद गन और बुलेट दो बॉडीज है ना, दो बॉडीज ने मिलकर एक सिस्टम बनाया था। अच्छा, फायर के बाद गन का मोमेंटम ज्यादा होगा या बुलेट का मोमेंटम ज्यादा होगा? तो इस बात को मैं इस बात को यहां लिख लूं, मैं इस बात को यहां मिटा के लिख लेता हूं, क्या ख्याल? इसमें एक एमसीक्यूज भी आपको बता दूंगा। अब देखें, अब समझें। अब कहानी मैं उधर से उठा रहा हूं, इसको उठा रहा हूं, जरा देखो, देखें, अब देखें। आफ्टर फायरिंग द momentum of magnitude of momentum. After firing, the magnitude of momentum of gun and momenta of gun and bullet momenta of gun and bullet are equal but opposite
डायरेक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन। मैंने क्या कहा, मैंने कहा फायर से पहले लाजमी बात है इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जीरो। लेकिन फायर के बाद ना मोमेंटम ऑफ गन और मोमेंटम ऑफ बुलेट का, बुलेट में दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम। दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम। अच्छा, मोमेंटम सेम होगा कैसे पता चला, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। अगर गन का मोमेंटम पीछे है तो बुलेट का मोमेंटम क्या होगा, आगे, क्योंकि मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। जब आप फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाती है, जब बुलेट आगे जाएगी तो बुलेट का मोमेंटम कहां होगा, आगे, और गन का मोमेंटम कहां होगा, पीछे, क्योंकि गन पीछे रिकॉइल कर जाती। तो मैंने कहा जितना गन का मोमेंटम होगा उतना बुलेट का मोमेंटम होगा। अब सुने कहानी, मैं आपसे पूछता हूं ना, मास ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ, मास ऑफ गन एंड मास ऑफ बुलेट में बताओ, वेलोसिटी ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ बुलेट में बताओ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ यहां से इन रिलेशन, ये 1-2-3 एमसीक्यूज है। फायर के बाद आप बताओ गन का मास ज्यादा होगा या बुलेट का, ओ भाई गन का मास ही ज्यादा है, गन बड़ी होती है। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ गन ज्यादा होगी या वेलोसिटी ऑफ बुलेट, कौन तेज आएगी, गन तेज आएगी या बुलेट तेज आएगी, बुलेट तेज आएगी। अब देखो कहानी, जिसका मास ज्यादा था उसकी वेलोसिटी कम, जिसका मास ज्यादा था उसकी वेलोसिटी कम, जिसका मास कम था उसकी वेलोसिटी ज्यादा। अब बताओ मास और वेलोसिटी एक दूसरे के लिए इनवर्स रिलेशन में कब आते हैं, जब मोमेंटम क्या रहे, कांस्टेंट। तो मैंने बोल दिया है मोमेंटम दोनों का क्या है, कांस्टेंट। तो ये एमसीक्यूज याद रखना है। फायर करने के बाद आपसे कहेगा कि गन का मोमेंटम ज्यादा हुआ या बुलेट का, तो आप कहें गन तो बड़ी है इसका मोमेंटम ज्यादा होगा, नहीं। मोमेंटम सिर्फ मास पे नहीं वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो जरा देखिए यहां से, फायर के बाद गन का जितना मोमेंटम होगा उतना मोमेंटम बुलेट का होगा, पर डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल अपोजिट होगी। अगर एक का मोमेंटम आगे है तो दूसरे का मोमेंटम पीछे होगा। समझ आ रही ना। तो हमने कहा था इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल भी जीरो होना लाजमी है कि नहीं है, फाइनल भी जीरो होना लाजमी है कि नहीं है। अच्छा, तो अब मुझे बताओ मोमेंटम ऑफ गन प्लस माइनस मोमेंटम ऑफ बुलेट, भाई गन का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं। अब बताओ मोमेंटम ऑफ गन प्लस माइनस मोमेंटम ऑफ बुलेट, बताओ ये दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, 10 to 10 निकालो, 20 to 20 निकालो, 100 to 100 निकालते जाओ, मोमेंटम सेम, मतलब मोमेंटम दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो अब माइनस करो क्या आंसर आएगा, जीरो। देखो इनिशियल भी जीरो था, फाइनल भी जीरो हुआ। बीच में ये बातें लाजमी याद रखना है। ये बातें मैंने क्या कहा, आफ्टर फायरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटा ऑफ गन, मोमेंटम का जमा है, मोमेंटा ऑफ गन एंड बुलेट आर इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन। मैंने कहा गन का जितना मोमेंटम होगा उतना बुलेट का होगा, गन का जितना मोमेंटम होगा उतना बुलेट का होगा, गन का जितना मोमेंटम होगा उतना बुलेट का होगा। अब कैसे होगा, अब कहे सर ये कैसे, देखो गन का मास ज्यादा है ना तो उसकी स्पीड कम होगी, गन का मास ज्यादा है ना तो उसकी स्पीड कम होगी, बुलेट का मास कम है ना तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। जिस किसी भी किस्म की गन के अंदर अगर बुलेट की स्पीड ज्यादा है, गन के अंदर अगर बुलेट की स्पीड ज्यादा है तो याद रख लो वो गन पीछे रिकॉइल सबसे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि उसे मोमेंटम क्या करना है, कंजर्व करना है। समझ आ रही ना। तो गन और बुलेट का मोमेंटम हमेशा सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। मास और वेलोसिटी का रिलेशन में आपको इनवर्स से समझा दिया है। मास ऑफ गन ज्यादा है बुलेट से, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ गन कम होगी वेलोसिटी ऑफ बुलेट से, तो दोनों ज़र्ब लगाओ, प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा कि नहीं आएगा। इससे कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर इनिशियल मोमेंटम 100 है तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, 100 होगा। अगर इनिशियल मोमेंटम 1000 है तो फाइनल कितना होगा, 1000। इनिशियल 0 है तो फाइनल भी क्या होगा, 0। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम। और मजीद मैं आपको एग्जांपल दूं ना इन चीज़ों के बारे में, तो आपने शायद लकड़ काटे होंगे घर पे, लकड़ नहीं भी काटे हैं ना तो काट लो, आज चेक करो। लकड़ काटते वक्त जब भी आप कुल्हाड़ी से मारते हैं लकड़ पे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जो टुकड़ा मास में कम होता है, वजन में कम होता है, वो शूट निकलेगा, वो सबसे तेज निकलेगा। क्यों? क्यों? बड़ा पार्टिकल करीब, लकड़ के टुकड़े, बड़े टुकड़े करीब गिरेंगे और छोटे टुकड़े शूट निकलेंगे। सवाल ये है ऐसा क्यों होता है? तो याद रखना है मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, छोटे पार्टिकल के पास मास कम है तो वो तेज वेलोसिटी से निकलेंगे, तो तब मोमेंटम कांस्टेंट होगा ना। अच्छा, इसी तरह एक बात मैं आपको और बोलूं, इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊं रियल लाइफ में। ये गुब्बारा आपने अगर नहीं भी भरा है ना तो इसके अंदर एयर भर दें और ओपन छोड़ दें, यूं ही एयर पीछे निकल जाएगी, यूं ही एयर निकल जाए ना, इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। देखो स्टार्ट में बालून थोड़ी सी आगे जाएगी, यूं ही एयर पीछे निकलेगी, डायरेक्ट शूट निकलेगा। अब ये शूट क्यों निकलता है? मास कम होगा, मास कम होगा, मास कम हो रहा है ना सिस्टम का। देखो अंदर से एयर पीछे आ रही है तो मास कम होगा तो ये अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। मास कम, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ये था आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये था आपके पास क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी तरह मैं इसी तरह, ये तो बालून की बात मैंने की है ना, ये तो मैंने किसकी बात की है? ये मैंने बालून की बात की है। मैं अगर आपको कहूं रॉकेट बताओ, रॉकेट, वही सिस्टम रॉकेट में है, वही सिस्टम रॉकेट में है, वही सिस्टम रॉकेट में है, वही सिस्टम रॉकेट में है। कैसे? देखें, ये आपके पास रॉकेट है, ये पीछे क्या होता है? स्मोक इजेक्ट होती कि नहीं होती? स्मोक, यूं ही स्मोक पीछे निकल आती है तो इसका मास कम होना स्टार्ट हो जाता है। जब मास कम होगा, जब मास कम होना स्टार्ट हो सिस्टम का मास कम होना स्टार्ट हो जाए तो बताओ इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? ये बताओ, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज। तो ये बात याद रखना है, जहां मास कम हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो मोमेंटम क्या रहेगा? रॉकेट का मोमेंटम हो, बालून का मोमेंटम हो या किसी और चीज का मोमेंटम हो, मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। किसका? सिस्टम का। अब एक सवाल पैदा होता है, अब कहेंगे सर ये जो आपने गन का एग्जांपल दिया, दो बॉडीज के कोलाइजन का एग्जांपल दिया, आपने रॉकेट का एग्जांपल दिया, बालून का एग्जांपल दी, ये तो सारे थर्ड लॉ है। आपने ये एग्जांपल मैंने थर्ड लॉ में भी दिए थे। अब एक बात यहां से गौर से समझो, एक बात गौर से समझो। मैं ये कहूंगा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था ना, लॉ ऑफ, अभी जो पढ़ रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू थर्ड लॉ, इज इक्विवेलेंट टू थर्ड लॉ। क्या कहा मैंने कहा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम थर्ड लॉ जैसा है, इक्वल नहीं है, थर्ड लॉ की तरह है। जिस तरह कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था, इसी तरह आपके पास कंजर्वेशन ऑफ, इसी तरह आपके पास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू थर्ड लॉ। इसी तरह आपके पास थर्ड लॉ है, जिस तरह आपने अभी ये एग्जांपल दिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो ये एमसीक्यूज याद रखना है। समझ आ रही ना? यहां तक समझ आए? मैं आपको इसका प्रूफ, आप कहें सर ये इक्विवेलेंट के क्या मतलब है, ये कैसे इक्वल होता है? मैं प्रूफ दूं आपको? यार हर चीज का प्रूफ होता है ना। वर्बली बातें, जो जुबानी बातें करते हैं, इन पर कोई यकीन नहीं करता है, रिटन फॉर्म में होना लाजमी है। अच्छा, रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं प्रूफ। किस चीज का प्रूफ? कि भाई आपने कहा था थर्ड लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल आता है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, थर्ड लॉ में F इज इक्वल टू माइनस एफ। ओ भाई, दो फोर्स इक्वल म्यूचुअल अपोजिट डायरेक्शन, ये बताओ थर्ड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है कि नहीं है? F1 और F2 फर्ज है। मैं कहूं ना आपके पास, मैं कहूं M1 A1 इज इक्वल टू M2
a2 इस तरह लिख सकते हैं ना, सेकंड लॉ से इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, मैं एक काम और करता हूं, मैं कहता हूं ये जो है ना v1 एक्सेलरेशन v1 डिवाइड बाई टी का होना इज इक्वल टू माइनस बताओ माइनस m2 n2 v डिवाइड बाई टी टू v2 डिवाइड बाई टी। अब बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले, एक्सेलरेशन का v डिवाइड बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, m1 v1 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू माइनस m2 v2 डिवाइड बाई टी। ये और ये कैंसल। आप बताओ m1 v1 का मतलब मोमेंटम 1 इज इक्वल टू m2 v2 का मतलब मोमेंटम 2। अब बताओ ये क्या है, मोमेंटम, ये मोमेंटम देखो, मोमेंटम दो बराबर है कि नहीं, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम, तो कंजर्व रहा कि नहीं, डायरेक्शन अब बदल जाते हैं, मैंने अभी बोला था आपको। इसलिए मैंने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू थर्ड लॉ। तो हमने क्या सीखा आज इसमें, हमने ये सीखा है जब भी बॉडी पर नहीं, जब भी सिस्टम पर फोर्स नहीं लगती, तो हमेशा मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट, किसका, सिस्टम का। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, समझ आ रही ना। लेकिन बीच में जो पार्टिकल की मैंने बात की थी घन में, मैंने कहा था पार्टिकल का अलग अलग मोमेंटम सेम होगा लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं हो सकता है। इससे आपके पास एक्सक्यूज बन सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से।